नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस और लेखपाल परीक्षा के लिए भी आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एससी ने अब 20 अंक का उत्तर प्रदेश विशेष 100 में से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। ये अपने आप में एक ठीक पहल भी है कि अन्य राज्य जब राज्य स्पेशल पूछते हैं तो हम क्यों ना पूछें। तो 20 नंबरों की तैयारी के लिए हमारी ये 2000 प्लस प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें ना सिर्फ हम प्रश्नों को देख रहे हैं अपितु प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनके साथ एडिशनल नॉलेज क्या हो सकती है, उस प्रकार की एक श्रृंखला चल रही है। आज ये उसकी तीसरी कक्षा है। अल्टरनेट डे पे आपको एक दिन कंप्यूटर एक दिन उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं मिल रही हैं। आप लोगों द्वारा बहुत इसको पसंद किया जा रहा है, शेयर वेयर और करते रहा करिए। आज की क्लास में ये कंपाइलेशन का काम यूथ कंपटीशन टाइम्स ने किया है। 518 ये 12 लिखा हुआ है लेकिन 518 प्रश्न पत्र इसमें उत्तर प्रदेश के पूछे गए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, और उनमें यूपी पीसीएस यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास जलवायु एवं मृदा, आज की क्लास में हम 2 चैप्टर्स को देखेंगे, समझेंगे और क्या क्या इनसे प्रश्न बन सकते हैं। वही लगभग 50 प्रश्न हम रोज की कक्षा की तरह करेंगे। तो पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश भौतिक विन्यास। तो आप सबको पता है चैप्टर वही है, पिछली क्लास में भी हमने देखा था। भौतिक विन्यास में क्या है भाई, सबसे उत्तरी जिला पूछे सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला पूछे सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला पूछे बलिया, सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो ये पड़ता है शामली। ठीक है, फिर हमने देखा था इन 6 जनपदों की सीमा साझा करती है किसके साथ, हरियाणा के साथ, है ना। हमने ये सब चीजें देखी थी किस किस के साथ क्या क्या करती है। अब जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम चीजों को और समझते चलेंगे। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं, तो शामली अगर आप देखोगे इनमें से किस राज्य से छू रहा है, तो शामली देखो ये रहा आपका शामली, ऊपर सबसे ऊपर रहा शामली। ये पूरे जितने भी जिले हैं मथुरा तक ये सब हरियाणा से छूते हैं। अगर इनमें से मैं केवल गाजियाबाद छोड़ दूं तो याद रखोगे गाजियाबाद की सीमा सिर्फ दिल्ली जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उससे लगती है। बाकी सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इन सब की सीमा किससे लगती है, हरियाणा से। तो हमने याद करे थे हरियाणा से कुल 6 जिले हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा का आदमी सर 6-6 फुट लंबा होता है, आपने याद कराया था। तो 1 2 3 4 5 6 जनपद हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। गाजियाबाद इनमें से नहीं है। तो शामली, अब देखो प्रश्न कितना सरल है, प्रश्न कितना सरल है। हरियाणा दिल्ली होगा नहीं, मान लो दिल्ली में भी कंफ्यूज हो, बिहार उत्तराखंड तो होंगे नहीं, दिल्ली हरियाणा देखोगे तो शामली आप हरियाणा से ही लगाओगे अगर आपको थोड़ी बहुत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानकारी है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों से छूता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अलीगढ़ मथुरा थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखना, और अलीगढ़ एनसीआर का भाग नहीं है ये भी ध्यान रखना। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर की सीमा केवल दिल्ली से लगती है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों, गौतम बुद्ध नगर तो दोनों से लगा रहा है लेकिन गाजियाबाद सिर्फ दिल्ली से लगा रहा है। ठीक है, चलिए भारत की मानक समय यामियोत्तर रेखा जो है, भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का विस्तार पूरा ऐसे ऐसे अगर मैं देख लूं तो लगभग 30 डिग्री है ना। देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है। तो 38 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 68 डिग्री से 97 डिग्री तक ईस्टर्न है। तो 30 डिग्री में तो टाइम का डिफरेंस बहुत हो जाएगा, तो हमने बीच से 82.5 याद रखना है। इसमें सारे ईस्ट दिए, अच्छी बात है। और वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये जो मानक यामियोत्तर है, अगर ज्योग्राफी का मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, कौन कौन? ये है उमछौआ, है ना, इसको याद करने के लिए है उमछौआ, लिखा हुआ भी है क्या? हाँ, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऊ से ओडिशा, आ से आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपकी कर्क रेखा भारत से गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इसको हमने ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा
साझा करता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पिछली कक्षाओं में है, लेकिन मैं रिपीटेशन करता रहता हूं ताकि फैक्ट रिकॉल हो जाए। तो कुल 8+1 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा रेखा साझा करता है। सबसे बड़ी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है, टोटल 11 जनपद हैं, और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश के साथ है, जिससे सिर्फ सहारनपुर जनपद सीमा रेखा साझा करता है। देखो चित्रकूट करेगा, महोबा करेगा, ए और बी दोनों करेंगे, बलिया से कोई मतलब नहीं, बलिया तो बिहार से सीमा रेखा साझा करता है। मैप पे देख लो, देखो बलिया ये रहा रेड वाला, ये सिर्फ बिहार से है, चित्रकूट ये रहा, महोबा ये रहा। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जनपद 11 हैं। यहां से शुरू करते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये पूरा झांसी मंडल तो करता ही है। ये पूरा, ये जो 7 जिले आप देख रहे हो ना, झांसी मंडल प्लस चित्रकूट मंडल, ये बुंदेलखंड कहलाते हैं। और इसमें से केवल हमीरपुर है इन 7 जनपदों में से जो सीमा रेखा साझा नहीं कर रहा है, वरना बुंदेलखंड के 6 जिले तो सीमा रेखा साझा करते ही हैं। झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर, इधर चित्रकूट में आ जाओगे तो हमीरपुर से बना है महोबा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जनपद ये आपसे बार बार पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश से सीमा रेखा करने वाले तो 6 तो यही हो गए, फिर इधर प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, 6 3 9, और इधर आगरा, इटावा, ये 9 और 2 11, तो टोटल 11 जनपद हैं। यानी इन 7 बुंदेलखंडियों के सिवा 2 इधर आगरा, इटावा हैं, और इधर 3 हैं प्रयागराज, सोनभद्र और आपके मिर्जापुर। तो ये जरूर याद रखोगे, ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपी SSSC का भी एज वेल एज यूपी PCS का भी। मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले वो जरूर पूछते हैं, या आपको ये पूछ लेंगे बुंदेलखंड में कौन से आते हैं, इस बात को जरूर याद रखना। तो यही बात इन्होंने दी है, कुल 11 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं, है ना। इन्होंने क्रम से नहीं दिया है, अच्छा क्रम से दिया, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर एक मंडल, महोबा, बांदा, चित्रकूट दूसरा मंडल, इसका केवल हमीरपुर है जो सीमा रेखा साझा नहीं करता है, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला, सोनभद्र के बारे में फैक्ट याद करो, सबसे दक्षिणी जिला, सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा स्पर्श करता है। तो सोनभद्र से भी अकेले कई सवाल बन सकते हैं। एक अच्छा सवाल बन सकता है, सोनभद्र जनपद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है या नहीं है, तो स्टेटमेंट भी ऐसे आ सकते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो अभी हमने देखा महोबा हमीरपुर से कटके बना हुआ जिला है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट ये बुंदेलखंड के हिस्से हैं, है ना। तो ये किसके हैं, बुंदेलखंड के हिस्से हैं। पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग को कहते हैं, अवध लखनऊ के आसपास के भाग को कहते हैं, रुहेलखंड बरेली के आसपास के भाग को कहते हैं, और बुंदेलखंड तो मैंने आपको बताया ही उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं। तो ये बरेली के आसपास का जो है ये रुहेलखंड है ना। लखनऊ के आसपास का जो है ये अवध है, ये पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है ना। एमपी के भी हालांकि कुछ जनपद हैं इसमें। खैर चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ये दिया है, देखो महोबा जिला 11 फरवरी को हमीरपुर जनपद से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो भीमबेटका की गुफाओं में इतिहास से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जनपद में पड़ती हैं। जनपद भी पूछा गया है, इतिहास में कई बार सवाल इससे पूछा गया है भीमबेटका की गुफा से, तो ये बिल्कुल सही है। नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाघ गुफाएं भी एमपी में है। बादामी की गुफाएं पड़ती हैं आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कर्नाटक में पड़ते हैं बादामी की गुफाएं। गुप्त गोदावरी एक नदी है ना, गुप्त गोदावरी, उसकी गुफाएं पड़ती हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और ये किस एरिया वाला हिस्सा है, देखो गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित हैं। क्यों, क्योंकि गुप्त गोदावरी उस नदी का नाम इसलिए है, यहां चूना पत्थर वाली चट्टानें पाई जाती हैं, और चूना पत्थर वाली चट्टानों में हम जानते हैं कि नदी डूब के बहती है। अंधी घाटियां, ब्लाइंड वैली वाला कॉन्सेप्ट जहां पाया जाता है, नदियां पहाड़ी के अंदर ही बहती हुई कास्ट स्थलाकृतियां बनाती हैं। आपने जब भूगोल पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा स्टेलेमाइट, स्टेलेकाइट, लेपीज, है ना, स्तंभ, कंदरा गुफा, ये सब कास्ट स्थलाकृतियां हैं जो इस प्रकार से बनती हैं। तो इसी प्रकार की गुफाएं गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं जो चित्रकूट जनपद में पड़ती हैं। तो अगली बार अगर आपसे क्वेश्चन और डिटेल में पूछेगा तो चित्रकूट जनपद के बारे में पूछ सकता है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में समय बिताया था और दरबार लगाया था। यह एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। तो हम पूरा डिटेल में ऑपरेशन कर रहे हैं प्रश्नों का, हम सिर्फ टिक मार्क नहीं खेलते हैं। ए का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। आप देखते हो चाहे मेरी कक्षा हो चाहे सूर्या मैम की कक्षा हो,
हम लोग कराते अवश्य प्रश्न है, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा होती रहे। प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का, एक बार आप बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक पढ़ने के बाद आप प्रश्न सॉल्व कीजिए, तो होगा क्या कि आपका रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होता रहता है प्रश्नों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? देखो, पहाड़ी पूछे तो सोनाकर है ना, सोनाकर है दक्षिणी भाग में। लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश की, केवल उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो वो पड़ती है आपके सहारनपुर जनपद में अमसोत चोटी, उसको बोलते हैं अमसोत। सहारनपुर जनपद क्यों? क्योंकि सहारनपुर जनपद आप देखोगे कि गिरिपद वाला एरिया है, शिवालिक वाली रेंज सहारनपुर वाले एरिया में पड़ जाती हैं। तो अमसोत चोटी अगर उत्तर प्रदेश की पूछे, ये प्रश्न भी पूछा गया है सबसे ऊंची, लेकिन दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची पहाड़ी पूछा है तो सोनाकर पहाड़ी आप लगाओगे, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। सवाल दोनों तरीके से बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण, दोनों तरीके से पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है। किसमें? कालीन भैया वाले जनपद में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट लिखा है, अमसोत है, जो कि सहारनपुर जनपद में पड़ती है। तो सोनाकर पहाड़ी आपसे पूछ ले कहां है, तो मिर्जापुर में है ना, मिर्जापुर में है। और गुप्त गोदावरी गुफाएं अभी हमने देखी थी, कहां है? चित्रकूट में है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के इनमें से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? तो ये हर साल रिपोर्ट आती है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की रिसेंट है, उस हिसाब से उस समय 9.18 है, तो 9% हम लगा देंगे। लेकिन ये करंट, प्योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको लेके लोड नहीं लेना है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो हमने देखा था सोनाकर पहाड़ियां नहीं है, अमसोत चोटी है सबसे उच्चतम बिंदु। दक्षिण में पूछेगा, और अमसोत चोटी कहां पड़ती है? सहारनपुर में पड़ती है। और सब दक्षिण की तरफ सबसे ऊंची पहाड़ी या चोटी पूछेगा तो हम लगाएंगे सोनाकर पहाड़ी, जो आपके मिर्जापुर में पड़ती है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड में आपको याद कराते कराते थक गया, दो बड़े मंडल हैं, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल। झांसी मंडल के 3 जिला, एक झांसी से ऊपर जालौन, झांसी, ललितपुर, और चित्रकूट मंडल के 4 जिले, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। तो कुल मिलाकर 7 जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में पड़ते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र भी वो कह ले, है ना। तो इसमें कुल कितने पड़ते हैं? 7 जनपद पड़ते हैं। आप याद रखोगे ये 7 हैं, ये 7 हैं, ये है ना, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यूपी में अगर आप देखोगे कौन सा प्राचीनतम क्षेत्र है, तो आप देखेंगे कि हम ये वाला, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं तो मैं देखता हूं कि ये वाला जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये हम मानते हैं ये पूरा डेक्कन प्लेटू का भाग है। और डेक्कन प्लेटू भारत में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वो सबसे पुराना चट्टानिक क्रम का क्षेत्र है, भूगोल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है, ये उसी एरिया में उत्तर प्रदेश का पड़ जाता है। तो ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे प्राचीन निर्मित शैलों का भाग कहलाता है। तो शिवालिक तो नई निर्मित पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का भाग है। हिमालय में भी सबसे लेटेस्ट है, सबसे पहले ट्रांस बना, फिर महान या मध्य हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। तो वो तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो शिवालिक तो होगा नहीं, विंध्याचल नहीं होगा, रोहिलखंड नहीं होगा, क्योंकि वो तो हिमालय का ही उस प्रकार का क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला भाग जो है वो सबसे आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, प्राचीनतम भाग है अगर भूमि खंडों के रूप में हम देखेंगे तो। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है और इसका प्राचीन नाम बुंदेलखंड का आपसे अगर कोई पूछ ले तो जे भुक्ति। अब देखो, बुंदेलखंड पे एक मल्टी स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं, सही है। बुंदेलखंड प्राचीन निर्मित उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक संरचना के अनुसार प्राचीनतम निर्मित शैलखंड है, बिल्कुल ठीक है।
बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजे भुक्ति था, बिल्कुल ठीक है। बुंदेलखंड ना सिर्फ उत्तर प्रदेश अपितु मध्य प्रदेश के भी कुछ जनपदों से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। लोअर पीसीएस का एग्जाम मेरा मानना है कि थोड़े अलग लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे प्रश्नों को लेकर भी तैयार रहिए। मेरा काम क्लास में बार बार कहता हूं सिर्फ टिक लगवाना भर तक का नहीं है, मैं आपको अवगत कराता हूं कि प्रश्न की प्रकृति क्या हो सकती है, क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, तो आप इस प्रकार से भी तैयार रहा करिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी मैक्सिमम जनपद वाला क्षेत्र है और मिनिमम अगर कोई पूछे तो हापुड़ है, छोटी सी पुड़िया है जी, ये बिल्कुल ठीक है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। सोनभद्र के बारे में 2-3 फैक्ट और याद रखोगे, मैक्सिमम जनजाति वाला एरिया है, मैक्सिमम जनजाति वाला एरिया है, ठीक है। 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है, सबसे दक्षिणी जनपद है उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र के बारे में ये बातें और याद रखोगे। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल सीतापुर का नहीं है, हापुड़ का है। और कोई सीतापुर का स्पेशल फैक्ट पूछे तो जनसंख्या से आता है, क्योंकि अभी तो नई जनसंख्या हो रही है, तो अभी तो हमें पुरानी वाली ही पढ़नी है। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट यहां रहते हैं, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट यहां रहते हैं। संत रविदास नगर न्यूनतम आच्छादित वन क्षेत्रफल है। और किन नगरों में वन नहीं है? तो एक तो जौनपुर था, मैंने आपको बताया कि वहां जनीजन है। एक गाजीपुर था, तो मैंने आपको बताया जी यहां गाजरी गाजर है, ठीक है। तो ऐसे आप जरूर याद रखोगे। आगे चलते हैं, ये आपको डिटेलिंग दी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास, पूर्व का कुछ शहर, ऐसे करके मतलब कुछ भी ऐसा नाम आए तो आप लगाओगे कन्नौज। कन्नौज प्राचीन समय में बड़ी सभ्यता थी, है ना, और पूरा एक तरह से पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का हम संघर्ष देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो इसी में, तो ये कन्नौज है। महोदय श्री भी इसको बोला जाता था, पूर्व के ग्रास के जगह महोदय श्री भी आपको कई बार एक सवाल पूछा गया है, किस नगर को उत्तर प्रदेश के महोदय श्री कहा जाता था? तो पूर्व का ग्रास पूछे, महोदय श्री पूछे, कन्नौज लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता था। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण जो आपके हैं मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। अगर आप ब्राह्मण हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि जी बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, सरयू पारायण ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी क्षेत्र के माने जाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी, हम सम्राट हर्ष के समय, है ना, कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाबजल, इत्र इत्यादि के लिए फेमस है ना। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है ना। यहां मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा भी बोली जाती है, एक विशेष प्रकार की भाषा है जो लोकल लैंग्वेज हर जगह की होती है, रीजनल लैंग्वेज। कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सीमा और बुंदेलखंड के जनपद याद कर लेना, रट लेना, बार बार सवाल पूछा गया है। फिर तुम कहोगे सर बड़ा डीप सवाल पूछा गया, कुछ डीप नहीं है, तुम्हें इंस्ट्रक्शन, तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, फिर तुम कहोगे डीप सवाल है। चंदौली था क्या? नहीं। और ये था क्या? महोबा था। एटा था क्या? नहीं। तो महोबा। 7 जनपद कौन कौन से हैं? मंडल याद करो, झांसी और चित्रकूट मंडल। झांसी में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बार बार इसीलिए बोलता हूं याद आ जाओ, है ना, तुम्हें याद रह जाए। तुम इतने शैतान हो कि तुम एक बार भी मास्टर को अप्रिशिएट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। सर हमारा उंगली घिस जाएंगी, हम किसी इंस्टा की रील पे नाचती हुई युवती पे तो कमेंट कर सकते हैं सर, यहां नहीं कर सकते, यहां हमारी उंगलियां घिस जाएंगी। मास्टर को, किसी भी अध्यापक, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे कंटेंट यहां से अच्छा मिल रहा है, तो उसको एक कमेंट करके अवश्य सूचित करें कि हाँ जी मैं आपसे पढ़ रहा हूं, है ना। आपसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूं। कमेंट, लाइक वाइक, शेयर वेयर कर दिया करो, ताकि लगता है कि हाँ हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो सार्थक है। फिर बुंदेलखंड दक्षिण मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला इसके अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी है, दक्षिण में बिंदु की पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में टॉन्स नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है। कितना शानदार भौतिक वर्णन किया है। यह सवाल स्टेटमेंट के माध्यम से बन सकता है। उत्तर में क्या है? यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी इटावा में ही मिल जाती है। इटावा के नहीं, यमुना तो आगे आके मिलेगी, तो यमुना है। दक्षिण में बिंदु पर्वत श्रृंखला है, पूर्व में टॉन्स नदी है इधर की तरफ, और पश्चिम में बेतवा नदी है। तो बड़ा शानदार वर्णन है। और बुंदेलखंड में 7 जनपद शामिल हैं, उनका नाम आपको दिया गया है।
सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, चोटियां और राज्य। नंगा पर्वत कहां है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नंदा देवी सिक्किम, कंचनजंगा उत्तराखंड। तो इसमें पूछा है आपसे, मिलाओ। नंगा पर्वत जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है ना, और कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में पड़ता है। याद कैसे रखोगे? जम्मू कश्मीर अभी तक 370 नहीं हटाई थी, वहां शैतानी चलती रहती थी, तो वहां किस प्रकार के लोग थे भाई, दिल पे मत लेना, याद करने के लिए बता रहा हूं, है ना। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नंदा देवी, तो नंदा देवी के मंदिर हम जाते ही हैं, उत्तराखंड में पड़ता है। और कंचन जो है ना, मेरी दोस्त कंचन, वो कहां रहती है? वो सिक्किम में रहती है, ऐसे याद कर लेना। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। ये बाकी हमने भूगोल पढ़ा है तो ये सब याद किए ही हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल जमा 8 जनपद हैं। कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो ये अलीगढ़ वलीगढ़ इसमें नहीं है, ध्यान रखना। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो कुल जमा 8 जनपद हैं यूपी के जो एनसीआर में शामिल हैं। बाकी हरियाणा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जनपद जो है वो हरियाणा के हैं। 13 जनपद हरियाणा के हैं और 2 जनपद राजस्थान के हैं। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर, ये याद रखोगे, ठीक है। तो कुल जमा ये एनसीआर का एरिया है। तो जींद है, करनाल है, अलीगढ़ नहीं है, मुजफ्फरनगर है। कौन सा शामिल नहीं है? अलीगढ़ शामिल नहीं है। 2-3 बार सवाल पूछा गया है, तो अलीगढ़ का जरा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? फिर आ गया बुंदेलखंड का सवाल। कहां है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश, बिहार को क्या कहेंगे? पूर्वांचल कहेंगे, पूर्वांचल कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का यही बुंदेलखंड कहलाएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा तराई क्षेत्र कहलाता है, तराई क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा, ये लगभग वही शिवालिक वाला एरिया, ये सब कहलाता है। तो फिलहाल बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले उससे छू रहे हैं। इधर इटावा, आगरा, इटावा और जालौन है। एक मिनट, आगरा भी तो होगा ना, इटावा, हाँ, आगरा इटावा, फिर जालौन, झांसी, ललितपुर, इधर हमीरपुर छोड़ दो, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फिर प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल 11 जनपद हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो देखो, बस्ती है क्या? नहीं। बुलंदशहर तो इधर है, बांदा नहीं, बलिया है सर। बलिया तो हम देख रहे थे बिल्कुल बिहार में ऐसे घुसा हुआ है। तो देखो, बिहार के साथ जनपद सीमा रेखा जो साझा कर रहे हैं। अब दोबारा एक बार रिकॉल करा दूं क्या किस किस के साथ? तो देखो नेपाल हमारा साथी है ना, तो नेपाल से 7 जनपद सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। और हमने नेपाल वाले याद किए थे क्या? कैसे याद किए थे? पाला, किसको पाला हमने? श्री बाबा को, श्री बाबा को पाला। और उनका नाम क्या था? पाला श्री बाबा को, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ का। श्री बाबा महाराज को हमने पाला था और उनका नाम सिद्धार्थ है। तो पाला से लखीमपुर खीरी, श्री से श्रावस्ती, बाबा से बहराइच बलरामपुर, सिद्धार्थ नाम, और बाबा महाराज थे तो महाराजागंज। 7 जनपद नेपाल के साथ हैं। संख्या देखो, उत्तराखंड में भी क्या है हमारा साथी, हमसे अलग हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 जनपद उत्तराखंड के साथ भी हैं, है ना। 7 जनपद उत्तराखंड के साथ भी हैं। फिर हमने देखा हरियाणा के लोग 6-6 फुट लंबे होते हैं। 6 जनपद है, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर 5 और अलीगढ़ 6। अलीगढ़ को कंफ्यूज मत होना, अलीगढ़ भी हरियाणा से सीमा रेखा साझा करता है, थोड़ी सी करता है, ध्यान रखना। फिर राजस्थान के साथ 2 जनपद हैं, मथुरा, आगरा। फिर मध्य प्रदेश के साथ 11 जनपद साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ 1 जनपद, सोनभद्र, झारखंड के साथ 1, बिहार के साथ भी 7 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। कौन कौन से? यहां से आओ, महाराजागंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। टोटल 7 जनपद हैं। तो महाराजागंज से शुरू करोगे, महाराजागंज नेपाल और बिहार दोनों से शुरू करता है। महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं बिहार के साथ। ये भी आपको ध्यान रहते आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का बलिया जनपद बिहार की सीमा पर स्थित है। बलिया सबसे ईस्टर्न भी है। उत्तर प्रदेश 9 के साथ सीमा रेखा साझा करता है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, ऊपर से रिवाइज कर लो। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और 1 दिल्ली 9, ठीक है। चलिए, तो ये सब दिए हैं जिसमें बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों के साथ, ये सब आपको दिए कौन कौन से जनपद हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है।
सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। आगे चलो मास्टर, चलो निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो नेपाल है एकमात्र, और नेपाल के साथ 7 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। और हमने पाला, किसको पाला है, श्री बाबा महाराज को पाला है, उनका नाम सिद्धार्थ है। ऐसे करके हमने टोटल इसके जनपद याद कर रखे हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो सहारनपुर है, सहारनपुर क्या किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, सर हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है। देवरिया, देवरिया किसके साथ करता है, देवरिया सर बिहार के साथ सीमा रेखा साझा करता है। हरदोई बीच में है, और ललितपुर एमपी के साथ सीमा रेखा साझा करता है। हरदोई बीच में है जो कहीं एक चारों तरफ से लॉक्ड है, जो किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करेगा, ये लखनऊ के पास पड़ता है हरदोई। ठीक है, तो हरदोई ऐसा है जो किसी के साथ सीमा रेखा साझा बाहर का नहीं करता है, बाकी सारे जनपद करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ शेयर नहीं होती है, तो मध्य प्रदेश के साथ याद करो सबसे बड़ी सीमा रेखा, टोटल 11 जनपद, आगरा, इटावा, फिर बुंदेलखंड वाले एरिया पे आ जाओ, झांसी, जालौन, ललितपुर, फिर आ जाओ हमीरपुर छोड़ दो, बांदा, चित्रकूट और महोबा, ये 3 जनपद। फिर इधर आ जाओ प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल 11 जनपद हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं। तो कौन सा नहीं करता है, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज करता है ना, तो इलाहाबाद प्रयागराज होगा। मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़, अलीगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है, अलीगढ़ हरियाणा के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के साथ आगरा, इटावा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ये आप देख रहे हो अलीगढ़ यहां पड़ता है, अलीगढ़ केवल हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। आगे चलें, जी सर, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है, कौन कौन है, उत्तराखंड है क्या, है, ओडिशा से कोई मतलब नहीं, उत्तराखंड के साथ जनपद 7, मध्य प्रदेश है क्या, जनपद 11, झारखंड है क्या, जनपद 1, तो ओडिशा हो जाएगा जिसके साथ हमारी सीमा रेखा साझा नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। यदि आपका पेट में स्कोर ठीक है और आपको लग रहा है कि यार मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं, मैं अच्छे से अभी नहीं कवर अप कर पाया हूं, है ना, और मैं लोअर पीसीएस को एक बार निकालना चाहता हूं एट एनी कॉस्ट, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा और मुझे बस ये एग्जाम निकालना ही है, एट एनी हाउ मुझे ये एग्जाम निकालना है। तो एट एनी हाउ आपको ये एग्जाम निकालने के लिए डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें हम ना सिर्फ आपको वीडियो क्लासेस देंगे बल्कि टेस्ट सीरीज इत्यादि इत्यादि लगभग सब कुछ इस बैच में इंक्लूड होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपको वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, कल परसों चैनल ने एक लाइव किया है, दिवाकर सर और हृदय सर ने उस पर लाइव आपके साथ आए हैं, लाइव आपकी समस्याओं को सुना है और आपको बताया है कि आपको हम क्या क्या इस बैच में देंगे, है ना, और प्रॉपर आपको दिखाया है कि नोट्स कैसे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज कैसी है। तो ये सब चीजें हमने आपको दिखाई समझाई हैं। तो आप चाहते हैं प्रॉपर उस वीडियो को जाके देख लीजिए। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं भी डिस्काउंट कूपन के साथ मात्र 2500 रुपए में। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, उनकी पीडीएफ, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन उसकी पीडीएफ, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पीवाईक्यू का भी कंपाइलेशन आपको मिलेगा, साथ में नियमित टेलीग्राम टेस्ट भी मिलेगा। आपको लगता है कि सर मास्टर पढ़ना नहीं है, मेरे तो 78 नंबर हैं, 82 हैं, क्या करूंगा पल के, अब मुझे टेस्ट सॉल्व कराओ, मुझे क्वेश्चन दो, मेरी भूख प्रश्नों की है। तो आपके लिए डिकोड एग्जाम ने आरोहण टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। जो लोग वीडियो कोर्स लेंगे उनके लिए वो इंक्लूड है, लेकिन आरोहण टेस्ट सीरीज अलग से भी है, बहुत कम प्राइस में 700 रुपए मात्र में हमने 5000 प्लस 5250 प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला की है। इसका डेमो टेस्ट आप देखना चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं। डेली आपको 150-130 हम लोगों ने इसमें क्या किया है, सेक्शनल टेस्ट रखे हैं, ताकि हर टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ बन सके। एक एक क्वेश्चन का अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है ताकि समग्रता में हम चीजें कवर कर सकें। और 20 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपके होंगे। 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, कल से ये शुरू होगा। तो आप चाहें तो इसको शानदार तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे नवीनतम पाठ्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस पे हमारा एक तरह से होल्ड है। हम जानते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपको उसमें प्रॉपर रिसर्च बेस्ड करके प्रश्न दिए गए हैं। मासिक करंट अफेयर्स, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 130 सेक्शनल टेस्ट हैं। बहुत शानदार तरीके से ये चैप्टर वो है, आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं, उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। क्या क्या सवाल हैं, इससे भी 17-18 सवाल इन्होंने इसमें कैटेगराइज कर रखे हैं, उनको भी देखते चलते हैं, सवालों को करते हैं।
पहला प्रश्न आपसे इसमें बन रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील जो परिवर्तन इत्यादि हो रहे हैं वो कहां होंगे? तो हम देखते हैं कि बुंदेलखंडी क्षेत्र जो है ना वो पर सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है, मतलब वोलेटाइल है। तो उससे क्या दिक्कत है? मध्य मैदानी क्षेत्र में तो बढ़िया बारिश होती है, जमीन उपजाऊ है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी ठीक है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में थोड़ा सा पथरीली जमीन है और पूरी तरह से वर्षा इत्यादि पर निर्भर हो जाता है, तो जलवायु क्षेत्र का प्रभाव विशेषकर कृषि के लिए पड़ जाता है, तो वो है आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तो समृद्ध क्षेत्र है सबसे ज्यादा, तो किसी जो सबसे ज्यादा वर्नरेबल क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा परेशान क्षेत्र है या हम कहें कृषि के लिए सुवेद्य है, वो आपका ये बुंदेलखंडी क्षेत्र पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर गति के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? टुंड्रा है, शुष्क रेगिस्तानी है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपने देखा होगा हमारे यहां मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसून पे हम निर्भर हैं पूरी तरह से, और मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की आपकी इसमें से है। आगे चलते हैं। बुंदेलखंडी मिट्टी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बुंदेलखंड मिट्टी कहां पाई जाती है? तो आप देखोगे पश्चिमी मैदान में तो बुंदेलखंडी मिट्टी मिलेगी नहीं, गंगा के मैदान में नहीं मिलेगी, तराई क्षेत्र में नहीं मिलेगी। दक्षिण का उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है, अगर मैं कहूं आपसे ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है। और 7 जनपद हमने देखे इसमें कुल है, यहां आपकी जो मिट्टी है वो पाई जाती है दक्षिण की पठारी मिट्टी। दक्षिण के पठारी भाग में ये जो आपकी बुंदेलखंडी मिट्टी है ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा वो 7 बोदिए हैं। प्रयागराज में थोड़ी बहुत सोनभद्र के भी कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नाम लाल मृदा, परेवा, माड़, रौकर, भोगटा नामों से भी इसको जाना जाता है। तो रौकर मृदा भी आपसे एक बार पूछी गई है, मार और पड़ेवा भी आप याद रखोगे, इस मिट्टी के दूसरे नाम हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अब राकर मिट्टी हमने देखी भी, बुंदेलखंडी मिट्टी जो थी उसी को हम राकर मिट्टी या इस प्रकार की चीजें कह रहे थे। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। देखो ऐसी फिक्स मात्रा कहीं भी देना, प्राय वो स्टेटमेंट गलत होते हैं, है ना। यहां तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, बाजार से अगर आप सामान खरीदने जाते हो तो छोटा वाला जो चना आता है ना, उसको बोलते हैं ललितपुरी चना है, देसी चना है। तो ललितपुर वाला एरिया, अब ये राकर मिट्टी कहां मिल रही है? बुंदेलखंड में मिल रही है, बुंदेलखंड में मिल रही है, पीछे पढ़ा भी हमने। और बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं तो 7 जनपद जो आपके नीचे की तरफ आ रहे हैं वो बुंदेलखंड में है। कौन कौन से 7 जनपद हैं? झांसी मंडल और आपका चित्रकूट मंडल, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये जनपद जो हैं आपके बुंदेलखंड में आते हैं। तो यहां क्या है, फिर चने और सरसों जैसी फसल भी उगाई जाएगी। चना और सरसों की फसल जो है मोटे अनाज है, इनके लिए प्राय कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, कम नमी वाली मिट्टी से भी काम इनका चल जाता है। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकर और पतली राकर में बटी हुई होती है। भाई जहां ज्यादा गैप रहा होगा, जहां ज्यादा लैंड दबी हुई होगी, वहां मिट्टी का जमाव ज्यादा हो गया होगा। इस मिट्टी में तिल, चना, खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ भी है। तो बुंदेलखंडी मिट्टी है ना, बुंदेलखंडी मिट्टी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, पहाड़ी प्रकृति की मिट्टी है। और बुंदेलखंडी भूविन्यास के बारे में पूछे, बुंदेलखंड भू आकृति के बारे में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब बुंदेलखंड जो है ना वो हाई यील्ड टॉपिक है, जहां से सवाल उठ के आता ही है। जिला पूछ ले, एमपी की सीमा पूछ ले, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। अब देखो, गंगा के मैदान को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अगर यूपी की दृष्टि से देखोगे, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर मध्य, फिर निचला। तो ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र पहले पड़ता है, तो पहले जिधर से गंगा बहती हुई आ रही है तो मतलब उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा।
इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। इसका मतलब यह है कि सिंचाई भी पर्याप्त मात्रा में है और क्रॉप इंटेंसिटी भी पर्याप्त है। फसल गहनता, कृषि गहनता क्या होती है कि एक ही 5 बीघा के खेत में से हमने साल भर में कितनी फसल ले ली है ना। अगर आप 2 फसलें ले रहे हो 5-5 बीघा की, तो आपकी कृषि गहनता 200% हो जाएगी। तो यहां मोर देन 140% है। यह बात बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 and 2 बोथ विल बी करेक्ट हो जाएंगे इसके सी। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता इससे ज्यादा है। अब इससे ज्यादा कितनी में हो सकती है, तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15। भारत में अगर कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे कितने हैं तो 15 हैं। यह उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है, सघन कृषि क्षेत्र में की जाती है, मतलब क्रॉप इंटेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिंचाई के साधन पर्याप्त है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बहुत शानदार है। यहां मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन ये सब खेतियां की जाती हैं जिनमें भी पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिनमें भी मिट्टी शानदार तरीके की चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 2 बार सवाल पूछ लिया, इसको मतलब समझ लो। ज्योग्राफी अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो मैंने आपको पृथ्वी पर कटिबंध बताए हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, ये नीचे की तरफ मकर रेखा है। भारत कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य विस्तृत है। इस स्वरूप में भारत यहां है। अब भारतीय जलवायु सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय है। व्हाट इज उष्ण कटिबंध? तो उष्ण कटिबंध होते हैं ये जो 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी के बीच का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उष्णता यहां पर्याप्त मात्रा में रहती है, सन की लाइटें यहां सीधी पड़ती हैं। फिर 66.5 डिग्री ऊपर 66.5 डिग्री नीचे, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण, माफ कीजिए, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो भारत का हिस्सा है वो पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में नहीं है, लेकिन हिमालय जहां यहां ऊपर होने के कारण ना, अब ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का बहुत समझा दे रहा हूं ताकि जिनको पता उनको याद आ जाए। हिमालय के यहां होने के कारण भारत की पूरी जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकृति की हो जाती है। अब उष्ण कटिबंध के बाद भी हमारी जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकृति की है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो फसलों का पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न है, वो मानसून पर निर्भर करता है। तो भारत की जलवायु कोई पूछ ले, उत्तर प्रदेश की पूछ ले, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की हमारी जलवायु है। उष्ण कटिबंध में हम टेम्परेट जोन में हम यहां के हिसाब से हैं और मानसूनी हमारे यहां वर्षा का पैटर्न जो है वो मानसूनी प्रकार का है। तो जो पूरी आपकी जलवायु हो जाएगी वो मानसूनी प्रकृति की हो जाएगी। आपको पता होगा जलवायु और मौसम में डिफरेंस होता है। नायक गाना गा रहा है, नायिका कह रही है यार बदल ना जाना मौसम की तरह, या फिर वो कहती है मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मतलब उसको पता है कि मौसम डेली चेंज होता है। आप कहते हो ना आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो मौसम बेईमान कैसे? मतलब डेली चेंज हो रहा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जलवायु की तरह स्टेबल रहना, उसे कहना चाहिए था कि मौसम की तरह मत बदल जाना, जलवायु की तरह स्टेबल रहना। जलवायु 30-35 साल किसी स्थान की मौसमी दशाओं के एवरेज को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म 30-35 साल में जो हमने मौसम का पैटर्न देखा वो जलवायु है। और मौसम क्या है? मौसम बना लो भाई, तो मौसम तो कभी भी बन सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो ये मौसम जलवायु का भेद हो गया। खैर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र में कटिबंध उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। जो जून से सितंबर तक मानसून रहता है उस मौसम में वर्षा होती है। यूपी के दक्षिण पूर्वी और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। एक सवाल और पूछा जाता है, शायद इसमें हो, यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जहां मैक्सिमम वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा होती है? तो बरसेगा कौन अधिकतम? गोरखपुर बरसेगा। गोरखपुर, जैसे बाबा बरसते हैं ना, ऐसे ही गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यह सवाल भी आपसे पेपर में पूछा गया है, शायद इस चैप्टर में हो भी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश को भारत के मैप पे देखोगे तो आप देखोगे गंगा और यमुना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, और नदियां अपने साथ जो मलबा बहा के लेके जाती हैं, महीन मलबे को जहां डिपॉजिट कर देती हैं, वहां मैदान का निर्माण होता है और उस मैदान को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यतः संरचना है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि इधर ये सब नदियां हैं, नीचे सोन नदी है, ऊपर देखोगे रामगंगा, फिर गोमती,
राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी, इस प्रकार ये नदियां, पूरी नदी तंत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में पड़ता है। यहां जो मिट्टी मुख्यतः पाई जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा यहां मैक्सिमम मात्रा में पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, बांगर या पुरानी जलोढ़, खादर या नवीन जलोढ़। अब देखो ये क्या होती है, इसको समझ लो। ये नदी बह रही है, मैंने कहा ना मैं सिर्फ ABCD नहीं कराता हूं, मैं आपको बताऊंगा। ये नदी बह रही है, नदी बहने में क्या सर हरे रंग की नदी बहती है क्या? अरे बहा लो भाई, हरे रंग की नदी बह रही है मान लो। अब नदी जब नॉर्मल होगी तो वो यहां थोड़े से स्थान विशेष में फैलेगी। यहां जब नदी फैलेगी तो यहां की जो मिट्टी होगी ना उसको हम बोलेंगे नवीन जलोढ़। ये कैसी है? ये हर साल बदलती है, नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है। लेकिन किसी समय नदी क्या होगी, यहां तक भी फैली रही होगी, या जब ज्यादा बाढ़ आएगी, ज्यादा बाढ़ आती है तब नदी अपना विकराल स्वरूप दिखाती है, या पुराने समय में नदी से ही ये मिट्टी बनी हुई है। तो जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बांगर, उसको कहते हैं बांगर। और जो नवीन जलोढ़ है इसको कहते हैं खादर, इसको क्या कहते हैं? खादर। तो खादर बांगर में ये अंतर है। तो जलोढ़ मृदा दो टाइप की होती है, दैट इज बांगर और खादर। आप अगर देहात से संपर्क रखते हैं, गांव से संपर्क रखते हैं, तो आपको पता होगा जो बढ़िया जमीन होती है ना, या डूब क्षेत्र में होती है, उसको कहते हैं खादर में है जी रामलाल का खेत। तो खादर का मतलब ये है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट है। अब देखो किसके निकट है, तो बुंदेलखंड अगर आप देखोगे, ये अगर आपका प्यारा भारत है तो भारत में अगर आप देखोगे तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश लगभग मध्य में पड़ता है, और मध्य के बाद बुंदेलखंड लगभग यहां पड़ता है। मतलब ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा बुंदेलखंड से ये उसी एरिया से होकर जाती है, मध्य प्रदेश वाले ऊपरी मध्य प्रदेश से होकर जाती है। तो कर्क रेखा के निकट होने के कारण मान सकते हैं कि औसत तापमान ज्यादा होता है। बाकी औसत तापमान में अन्य चीजों की, अन्य कारकों की भी भूमिका होती है। पथरीली भूमि है वहां, है ना, तो इस प्रकार की चीजें भी हैं। तो कर्क रेखा फिलहाल इनमें सबसे सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं, दोनों गलत हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र आपसे पूछे तो 4 आर्थिक संभागों में हमने उत्तर प्रदेश को बांट रखा है। कितने? 4 आर्थिक संभागों में बांट रखा है। और कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो वो हमारे 9 हैं। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। यहां स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया। आरओ का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें सवाल आया था कौन सा सही है, तो ना तो 1 ना 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मतलब सही मुझे इस पर टिक लगाना चाहिए, ये सही है, क्योंकि 1 भी गलत है 2 भी गलत है। 4 आर्थिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, जो इस प्रकार पूर्वी आर्थिक क्षेत्र है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र है और बुंदेलखंडी क्षेत्र है ना, बुंदेलखंडी आर्थिक क्षेत्र है। अब देखो बुंदेलखंडी आर्थिक क्षेत्र के जिले आपसे पूछे गए, पहले एक प्रश्न था। अब देखो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले। तो देखो ये भी आपको हल्का हल्का मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि पूर्व पश्चिम में कितने, मोटा मोटा याद रखना 30 है, पश्चिमी में ज्यादा है 30 है, पूर्वी में 28 है, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं और बचे हुए 7 जिले बुंदेलखंड में हैं। तो 4 जो है कृषि आर्थिक क्षेत्र हैं और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। याद कैसे रखोगे? कृषि जलवायु बड़ा है तो यहां 9 है, आर्थिक क्षेत्र छोटा संख्या है तो यहां 4 है। मतलब ध्यान रखने के लिए कंफ्यूज ना हो, तो आर्थिक क्षेत्र 4 ही है, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ रहे तो 9 है। भूलना मत, सवाल पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड में प्रमुखता है? अब देखो बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? बुंदेलखंड मतलब उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, तो क्या जलोढ़ मृदा पाई जाएगी? क्या जलोढ़ मृदा तो कहां पाई जाएगी? ऊपरी उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें सब में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। विंध्यन मिट्टी और नीचे आ जाएगी, करेल मिट्टी नहीं होगी, काली कपासी मिट्टी यहां होगी जो पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये 2 मिट्टियां बुंदेलखंड में प्रमुखता से पाई जाती हैं। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, प्रमुखता से इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, कावर और मार। इसी तरह की मिट्टी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है काली मिट्टी की, इसीलिए वो उत्पादन भी ज्यादा करता है। लाल मिट्टी को राकर और परुआ कहते हैं, अभी पीछे पढ़ के आए थे राकर।
इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसे भू कटाव बहुत अधिक होता है ना, क्योंकि संरचना इसकी इस प्रकार है, जल धारण कर नहीं पाती है। तो दो विपरीत अलग अलग परिस्थितियों वाली मिट्टियां यहां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब देखो भाबर क्या होता है, अब इसको समझ लो। गंगा जब अपने साथ आई तो उसने क्या करा, 4 प्रकार के इंतजाम किए। सबसे ऊपर जो बड़े बड़े मान लो अपने साथ अवसाद बहा के लाई होगी, बड़े बड़े पत्थर जो थे उसको कहा गया, क्या कहा गया? भाबर। कैसे याद रखोगे? भाबर मतलब भब्बर, बड़े बड़े पत्थर से। भाबर के बाद कुछ छोटे छोटे पत्थर यहां जमा होने शुरू हो गए। नदी अपने साथ मलबा बहा के ला रही है ना भाई, पहाड़ों पे से तो वो तीव्र ढाल के साथ बहती हुई आ रही है, मैदानों में आके थोड़ा सेटल होगी, तो बड़े बड़े पत्थर उसने यहां छोड़ दिए। फिर यहां छोटे छोटे कंकड़ जो थे वो छोड़ दिए, छोटे छोटे कंकड़ छोड़ दिए, इसको कहते हैं तराई, इसको कहते हैं तराई। अब नदी इस भाग में बह रही है प्रॉपर, फिर इसको कहते हैं तराई। फिर उसके बाद क्या किया उसने, तराई के बाद फिर यहां से जो मलबा छोड़ना शुरू किया, तो यहां जो मलबा छोड़ना शुरू किया, यहां प्लेन बने, मैदान बने, तो ऊपरी मैदान को कहा गया बांगर, ऊपरी मैदान को कहा गया बांगर। और जो पास वाले मैदान थे, जो जलोढ़ मिट्टी थी, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया खादर, इसको कहा गया खादर, इसको कहा गया खादर। तो आपसे यह भी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण इन मिट्टियों की क्रोनोलॉजी क्रम बताइए। मास्टर भूगोल का मास्टर है, इसलिए मास्टर ने आपको बता दिया भाबर, तराई, बांगर, खादर। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। अब पूछ रहा है भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी? तो कंकड़ीली मिट्टी मिलेगी ना, पत्थर से होंगे ना। महीन जलोढ़ तो कहां मिलेगी? सर खादर में मिलेगी। दलदली भूमि का कोई मतलब नहीं, भूर का कोई मतलब नहीं, कंकरीली और पथरीली भूमि मिलेगी कहां? भाबर में। भाबर ही आपसे पूछा। और उत्तर प्रदेश में भाबर का क्षेत्र कहां है? तो जो उत्तरी जनपद है उत्तर प्रदेश के, नॉर्दर्न जनपद है, वो शिवालिक के पाद में पड़ते हैं, वहां से मैदानी भाग शुरू होता है, वहां भाबर पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आपको लिखा है उत्तर प्रदेश में भाबर में कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। परवा या पड़वा, पड़ुआ मृदा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों में, तो यमुना जहां भी नदी बह रही होगी वहां मिलेगी, यमुना क्षेत्र में भी मिलेगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी, बोले लाल मिट्टी कह रही है, लाल तुम कहां रहोगे? बोले मेरी मर्जी में कहीं रहूं। क्या मेरी मर्जी में कहीं रहूं? मतलब मिर्जापुर वाले एरिया में लाल मिट्टी मिलती है, मिर्जापुर, झांसी में लाल मिट्टी मिलेगी। यह बात को ध्यान रखना। आगे जब हम खनिज वनिज भी पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे मिर्जापुर में खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लाल मिट्टी है ना। लाल पीली मिट्टी इसे सामूहिक रूप से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अधिकता, आयरन तत्व की अधिकता होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? मिट्टी के कलर को रेड कर देता है। आपने देखा होगा आपके घरों की छतों पे कुछ लोहे की रॉड इत्यादि पड़ी रहती हैं, तो वो जंग लग के रेडिश हो जाती हैं, लालपन सा उनमें आ जाता है। वैसे ही मिट्टी में अगर लोह की मात्रा होगी और ऑक्सीजन तो हवा में घूमी रही है, बोले चल जी जोड़ी बना ले, बना ली, कैसी हो गई? लाल हो गए। क्या? मिट्टी लाल हो गई। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी। आप याद रख सकते हो, वो करिए मैं लाल हूं, मेरी मर्जी है मैं कहीं हूं। लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालुका में लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस दो ऐसी चीजें है ना, सब मिट्टियों में इनकी इफिशियंसी मिलती है, कमी मिलती है, डिफिशियंसी कमी मिलती है। ठीक है, हर मिट्टी में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाएंगी? तो लवण प्रभावित होंगी। तो अगर आप कभी आगरा, अलीगढ़ गए हो, आगरा गए हो कभी, तो आप देखोगे कि वहां का पानी कैसा है? वहां का पानी ही खारा पानी आता है। पानी जो साधारण पानी है ना, वो ही खारा आता है। तो आगरा, अलीगढ़ मंडलों में क्या है? लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई है गहरी, फिर काम बेकार की बात दी है। जनपद याद कर लो कौन कौन से हैं। फिर ये वाला पूरी बेल्ट, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, ये सब जो पूरा बेल्ट है, यहां मिट्टी में लवण पाए जाते हैं। बेसिकली आगरा, इटावा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, इनको आप याद रखोगे, आगरा को विशेष फोकस रखोगे। ठीक है। चलो, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? कौन बरसता है? गोरखपुर वाले बाबा जी सबसे ज्यादा बरसते हैं। वर्षा वहां सबसे ज्यादा होती है। इस फैक्ट को याद रखोगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हेल्थ इंस्पेक्टर में 2013 में, लेकिन कई बार अन्य परीक्षाओं में भी कई बार यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की पूछा गया है। ठीक, चलिए
तो गोरखपुर आपको पता ही है। राप्ती, गोरखपुर किस नदी के किनारे है, यह प्रश्न भी खूब पूछा गया है, राप्ती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी, अभी याद करी, शस्य जलवायु कह ले या कृषि जलवायु कह ले, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है जी 9। और अगर आर्थिक क्षेत्रों की संख्या पूछ ले, मैंने कहा यह अलग से भी सवाल कई बार पूछा गया है, देखो कितनी बार सवाल पूछा गया है, मेडिकल ऑफिसर, यूपीपीसीएस प्री, आरओ, लोअर, मतलब लगातार ये सवाल पूछा जाता है। तो आप याद रखोगे आर्थिक क्षेत्र अगर पूछ ले तो कितने हैं, 4 हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ ले तो इसी का डंडा मिला दिया है, 9 है। तो 4 आर्थिक क्षेत्र हैं और हमने इन आर्थिक क्षेत्रों के जिले भी याद करे, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले हैं, पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले हैं, मध्य क्षेत्र में 10 जिले हैं और बुंदेलखंड में 4 जिले हैं, 7 जिले हैं। तो ये बात आप याद रखोगे आर्थिक क्षेत्र के बारे में। और कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ ले तो 9 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये इन्होंने सब दिया है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं। आगे चलें, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। थोड़ा शैतान टाइप का सवाल है, पोटाश की कमी कहां पाई जाएगी। तो देखो ये जौनपुर वाले जो जनपद है ना, नीचे की तरफ जो आ जाते हैं, प्रयागराज, जौनपुर वाले, ये सब वाले, इनमें थोड़ी मिट्टी में पोटाश की कमी पाई जाती है। ऐसे सवाल छोड़ने लायक होते हैं, आपको अगर नहीं पता तो ये छोड़ने लायक सवाल है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो। हालांकि गोंडा भी पास नहीं है, तो ऐसे सवाल छोड़ देने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। आप मेरे से कुछ भी पूछना, जानना, समझना चाहते हैं तो इन जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपनी समस्याएं मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी @shivam_shv27 है, टेलीग्राम पे भी @shivam_shv27 है। आपको कुछ भी जानना, समझना, पूछना, कहना, सुनना है तो यहां अपनी फरियाद कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूं आपके मैसेजों का रिप्लाई देता हूं, है ना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं, आप और क्या क्या चाहते हैं। आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं, सारे कमेंट स्वागत योग्य हैं। बाकी कमेंट जिस भी अध्यापक से आप पढ़ते हैं लिखा कीजिए, उनको बताया कीजिए, उनको सूचित किया कीजिए, है ना। अगर उनके पढ़ाने के तरीके से, उनके पढ़ाने की चीजों से आपको कुछ फल मिलता है तो उनको अवश्य सूचित किया कीजिए, किसी भी माध्यम से किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लगातार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। लोअर के एग्जाम में समय है, लेकिन हम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। निरंतरता, घंटे मायने नहीं रखते हैं पढ़ाई के, निरंतरता मायने रखती है। यदि आप निरंतर पढ़ते हैं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं तो आप निसंदेह रूप से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।